Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll take up another topic from your public administration book, class 12, and our today's topic will be Indian administration, continuity and change. So let's start. पहले हम पोस्ट 1947 को देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट गॉट होली चेंज्ड. अब एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो कंटिन्यूसली उसी तरह से चलती रही, लेकिन जो प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव्स थे वो चेंज हो गए क्योंकि अब लोकल गवर्नमेंट इंडिया में शुरू हो गई. Now the reason for continuity was that the transfer of power from British rulers to Indian people वो तो ऑर्डरली था और इन अ पीसफुल मैनर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो माइग्रेशन और पार्टीशन का मसला था उसने ह्यूमन सफरिंग्स को बढ़ा दिया. अब जो इंडिया था उसके आगे जो बहुत बड़ी चैलेंज थी दैट वाज द रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज. उसके लिए किसकी ज़रूरत थी? एक स्ट्रांग और कॉम्पिटेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ज़रूरत थी. दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे और जो यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने कंट्री को छोड़ दिया था. अब कंट्री को नए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे और नेशन बिल्डिंग का जो काम होना था उसके आगे दो बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है. पहली प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो पाकिस्तान माइग्रेट हो गए, ठीक है, और फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का मसला आगे था. इसी तरह से दूसरी जो बात है जो एग्रेशन थी फ्रॉम पाकिस्तान इन J&K. सो एट दैट टाइम दीज वर द टू बिग प्रॉब्लम्स बिहाइंड द इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो माइग्रेशन होती है यहाँ से पाकिस्तान लोग चले गए, पाकिस्तान से यहाँ लोग आ गए. अब इनकी जो माइग्रेशन है रिहेबिलिटेशन है उसको देखना था, दैट वाज अर्जेंटली रिक्वायर्ड. और उसके साथ साथ एग्रेशन जो पाकिस्तान से J&K में हुआ, सो दैट वाज आल्सो ए बिग प्रॉब्लम. अब उसके साथ साथ क्या हुआ कि यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद रेस्ट ऑफ द इंडिया वाज आल्सो ए बिग चैलेंज. अब उसको हम कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन की बात शुरू हो गई, ठीक है. अच्छा, इंडिया ने क्या किया? इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर दिया. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? विच प्रेफर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल पॉलिटी. ये आपको जहन में रखना है. और उसमें क्या कहा गया कि जो इलेक्शंस है वो पीरियडिकल बेसिस पे होंगे एक पार्लियामेंट बनाने के लिए और स्टेट लेजिस्लेटर्स को इलेक्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया गया. तो ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1935 जो था उसकी बुनियाद पे किया गया. द बेसिस वाज दैट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1935, बट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. अच्छा, इसमें क्या कहा गया? द एग्जीक्यूटिव वाज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया लेजिस्लेचर को. अब जो जुडिशरी था दैट वाज केप्ट इंडिपेंडेंट. अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स को टू द पीपल ऑफ इंडिया. इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी भी मौजूद थे. और इससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो रेडिकली चेंज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है. तो आज इस वीडियो में आपने इसका पहला पार्ट देखा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूटी एंड चेंज का. तो इसका दूसरा पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल.